हेलो एवरीवन, कक्षा 7वीं वाले बच्चे ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था किस प्रकार उत्तर भारत में राजवंशों ने अपना शासन किया। इसके बाद एक तुर्क सरदारी आक्रमण आया। कौन सा? एक तुर्की आक्रमणकारी आया, महमूद गजनवी। उसने भारत में आकर गुजरात में स्थित सोम मंदिर को लूटा, ठीक है। और वह लूट कर कहाँ ले गया था? गजनी। कहाँ ले गया था? गजनी। क्योंकि गजनी से आया था इसलिए उसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। समझ में आ रहा है? अब ये गुजरात से जो धन संपत्ति थी वो कहाँ ले गया था? गजनी लूट के। अब आज का टॉपिक अपन को पढ़ना है क्या? मोहम्मद गोरी। इसके बारे में मोहम्मद गोरी, ये भी तुर्की से आता है ना, तुर्क सरदार रहता है। और कहाँ से आता है? अफगानिस्तान के पास से आता है। मोहम्मद गौरी जो रहता है, गजनवी जो आया था वो कहाँ का शासक था? गजनी का। लेकिन मोहम्मद गौरी जो रहता है वो कहाँ का शासक रहता है? गौर का। कहाँ का शासक रहता है? गौर का शासक। शासक कहाँ का है? ये गौर का, ठीक है। ये भी तुर्की आक्रमणकारी है लेकिन शासक कहाँ का है? ये गौर का। और जो मोहम्मद गौरी जो आता है वह कब आता है? जब महमूद गजनवी भारत में 17 बार आक्रमण करता है, उसके जब महमूद गजनवी चला जाता है उसके 150 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 150, ठीक है। महमूद गजनवी के 150 वर्ष के पश्चात, ठीक है। 150 वर्ष पश्चात कौन आता है? मोहम्मद गौरी। अब ध्यान देना, ठीक है। मान लो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान यहाँ से आ रहा है ना, अफगानिस्तान ये पश्चिम एशिया है, भारत है, भारत के ऊपर इस तरफ चीन, पाकिस्तान और इस तरफ है अफगानिस्तान, ठीक है। और तुर्की, ईरान, इराक इस तरफ है पूरे। तो मोहम्मद गौरी सबसे पहले यहाँ से इस रास्ते होते हुए आता है। कहाँ पर आता है? सिंध प्रदेश। ये यहाँ पे सिंधु नदी है। सिंधु नदी यहाँ से कश्मीर से होते हुए कहाँ से जाती है? ये पाकिस्तान में होती है ना, ये पाकिस्तान है। तो ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। इस तरफ का जो भी क्षेत्र रहेगा वो कहलाएगा सिंध क्षेत्र। कौन सा कहलाएगा? सिंध क्षेत्र। सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? सिंध क्षेत्र। तो सबसे पहले जो मोहम्मद गौरी अपने रास्ते आता है यहाँ से, कहाँ से आता है? ये गौर से। कहाँ से आ रहा है? गौर। गौर का शासक था। गौर से आता है पाकिस्तान में सबसे पहले सिंध, और एक और क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे मुल्तान, ठीक है। तो सबसे पहले यहां समझेंगे 1775 में का 1775, ठीक है। सन 1775 ईस्वी में मोहम्मद गौरी, ठीक है, गौर से चलता है और 1775 ईस्वी में वह सिंध और मुल्तान क्षेत्र पर आक्रमण करता है और उन क्षेत्रों को जीत लेता है। समझ में आ रहा है? ये जो आ रहा है मोहम्मद गौरी अपने रास्ते से आ रहा है, और सबसे पहले कहाँ आक्रमण करेगा? सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी का प्रवाह होता है, ठीक है। ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के जो आसपास का ये क्षेत्र रहेगा ये सारा कहलाएगा सिंध क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? सिंध क्षेत्र। तो मोहम्मद गौरी सबसे पहले 1775 ईस्वी में का 1775 ईस्वी में सिंध और मुल्तान क्षेत्र को जीतता है, ठीक है। सिंध और मुल्तान को जीतता है। अब ये यहाँ पे जीता, इसके बाद ये आगे बढ़ा, ठीक है, और आगे बढ़ा, ठीक है। 1775 के बाद लगभग 3 सालों में यह गुजरात, ये कहाँ है? गुजरात है ना, गुजरात। फिर 1775 के बाद 3 सालों में 1778 में कहाँ पर? गुजरात। अब इसने कहा कर दिया 3 सालों में, 1775 के बाद 1778 जैसे आया तो उसने क्या कर दिया? गुजरात पर आक्रमण कर दिया। गुजरात पर जब ये आक्रमण कर दिया तो उसने गुजरात के राजा मूलराज, कौन थे? मूलराज, ठीक है। तो मूलराज क्या हो गए? हार गए। गुजरात के राजा जो थे मूलराज, उनको हार गए। और जो मोहम्मद गौरी का शासक कहाँ पर हो गया? ये गुजरात में, ठीक है। यहाँ का राजा था कौन? मूलराज। मूलराज क्या हो गया था? हार गया था, ठीक है। अब ये गुजरात पर किसका शासन हो गया था? किसका हो गया था?
मोहम्मद गौरी का। ये देखो ये आया है यहाँ से, फिर ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये कौन आ रहा है? मोहम्मद गौरी आ रहा है, ठीक है। इसमें नदी है, मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये मोहम्मद गौरी आ रहा है। अब इसने गुजरात के जो शासक थे, जो भी राजा थे मूलराज, उसको हरा दिया। कब बनाया था ये? 1778। ये 2 आक्रमण हो गए। फिर आगे ये पहला, ये दूसरा, अब तीसरा आक्रमण मोहम्मद गौरी करता है 1780, ठीक है। 1786, 1186 में 11 चला है ना, ये 1175 और 1177, 1186, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी ने अपना तीसरा जो आक्रमण किया, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने अपना तीसरा आक्रमण 1186 ईस्वी में, जब ये क्या करता है? गुजरात को जीत जाता है। तो इसकी नजर जो होती है यहाँ पे दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। दिल्ली का सुल्तान रहता है पृथ्वीराज चौहान। आपने पढ़ा होगा ना, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो जब मोहम्मद गौरी गुजरात को जीत लेता है तो उसकी नज़र दिल्ली और अजमेर के एक सुल्तान पृथ्वीराज चौहान पर पड़ती है, उनके शासन पर पड़ती है। तो अब क्या करता है? 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण कर देता है, दिल्ली पर, ठीक है। तो दिल्ली पर आक्रमण करने का सोचता है ना। तो 1186 में एक और है, दिल्ली के पास एक और राज्य रहता है, यहाँ पे पंजाब है ना, पंजाब। तो सबसे पहले ये पृथ्वीराज चौहान बहुत पराक्रमी राजा रहते हैं। वो क्या सोचता है कि पहले दिल्ली को जीतूं या पंजाब को? तो सबसे पहले कमजोर राजा को हराता है मोहम्मद गौरी। तो सबसे पहले क्या करता है? पंजाब को जीतता है। इसको जीतता है पंजाब को। तो 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो चलता है पंजाब को, तो पंजाब को भी क्या कर लेता है? ये जीत लेता है। ये पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है। पंजाब को जीत लिया। अब पंजाब को जब जीतता है तो उसकी नजर कहाँ जाती है? पंजाब के पास वाले क्षेत्र, कहाँ? दिल्ली में, जहाँ का राजा कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान। कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान। तो याद रखना, मोहम्मद गौरी जो है वो 3 युद्ध लड़ता है। सबसे पहले 1175 में सिंध और मुल्तान को जीतता है। 1177 में गुजरात के राजा मूलराज को पराजित करता है, गुजरात पर अपना शासन करता है। गुजरात के बाद पंजाब को, किसको जीतेगा? पंजाब को, है ना। पंजाब पर आक्रमण करता है, पंजाब को जीतता है। फिर इसके बाद चौथा, अब ये क्या करता है? यहाँ पर दिल्ली में क्या करता है? किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करता है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 और 1192 में 2 युद्ध होते हैं। किन किन की सेनाओं के बीच? ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो मोहम्मद गौरी जो है वो क्या हो जाता है? हार जाता है पहले युद्ध में, और पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं, ठीक है। तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच आपस में बहुत घमासान युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता के कारण, ठीक है, इसकी सेना जो रहती है वो टिक नहीं पाती है और मोहम्मद गौरी हार जाता है, ठीक है। अब ये हार के क्या करने लगता है? भागने लगना, मैदान छोड़कर भागने लगता है, दौड़ने लगता है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ये सोचकर छोड़ देते हैं कि हम भागते हुए पर बात नहीं करते, तो ऐसा कहकर वो इसको जाने देते हैं। अब ये क्या करता है? 1 साल बाद ये फिर सेना इकट्ठी करता है मोहम्मद गौरी, और फिर से आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी, और फिर से पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है, ठीक है। इसने अब पहले से ज्यादा शक्ति इकट्ठित कर ली है ना, गोले बारूद तो बंदूकें ये सारी इकट्ठी कर ली, अनेक जो राजा थे उनके साथ लिया और फिर से आक्रमण कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने। दोनों में फिर घमासान युद्ध हुआ। इस बार क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे? हार गए थे। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हार गए तो जो मोहम्मद गौरी थे उसका अधिकार हो गया, पूरे कहाँ पर हो गया? दिल्ली और अजमेर के क्षेत्रों में हो गया। मोहम्मद गौरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को अपना बंदी बना दिया और उन्हें कहाँ कर दिया? कारागार में डाल दिया। समझा गया इतना? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये युद्ध है
पूछा जाता है मोहम्मद गौरी के बारे में बतलाइए, है ना, ये आपको 10वीं तक पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान समझें। सबसे पहले मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था, ये पता होगा तो कहाँ का शासक था, गौर का। ठीक है, मोहम्मद गौरी गौर का शासक था। और ये जो है महमूद गजनवी जब चला गया था उसके 150 वर्ष बाद इसने कहाँ पर, भारत पर आक्रमण किया। भारत में सबसे पहले इसने 1175 ईस्वी में सिंध और मुल्तान को जीता। ठीक है, ये देखो सिंध और मुल्तान, ये सिंध हमने बताया, ये मुल्तान बताया, इसको जीता। फिर ये आगे बढ़ा, ये गुजरात है, गुजरात को जीता, गुजरात के राजा मूलराज को हराया। फिर इसने पंजाब को 1186 ईस्वी में जीता। 1186 ईस्वी के बाद इसकी नजर कहाँ पर गई, दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के शासन में गई। ठीक है, फिर उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 युद्ध लड़े। पहला युद्ध जो था उसको किस नाम से जाना जाता है, पहला युद्ध, इसको एक नाम से जाना जाता है ना। ये जो युद्ध लड़े गए थे ये दोनों, ये थे तराइन के मैदान पे, कहाँ पर, तराइन का मैदान। ठीक है, तो ये कहलाता है तराइन के मैदान पर। तो तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं इसको, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, और ये है तराइन का द्वितीय युद्ध। ये दोनों युद्ध जो थे वो तराइन के मैदान पर लड़े गए थे, इसलिए इनको तराइन का प्रथम युद्ध तथा तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी तथा मोहम्मद गौरी क्या हो गया था, हार गया था, यह मैदान छोड़कर भाग गया। फिर 1192 में पुनः मोहम्मद गौरी ने दुगनी शक्ति के साथ सेना को जुटाया और फिर से गौरी पर आक्रमण किया। ठीक है, इसमें इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए, हार गए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कर लिया, बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। तो ये हो गए हमारे मोहम्मद गौरी का एक टॉपिक। अब अपन को इसके बाद में एक और लास्ट टॉपिक है, आपको ये याद करना है दक्षिण भारत की वास्तुकला और शिल्पकला क्या है। दक्षिण भारत की क्या बताया था, दक्षिण भारत की, अगला टॉपिक है दक्षिण भारत की वास्तुकला व शिल्पकला। ठीक है, आपको ये समझना है, पूछा जाता है क्वेश्चन में दक्षिण भारत में किस प्रकार वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, किस प्रकार मूर्तियां बनती थी, किस प्रकार मंदिरों का निर्माण किया जाता है। ये कहलाती है दक्षिण भारत की शिल्पकला और वास्तुकला। वास्तुकला मतलब किस प्रकार दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत मतलब ये एरिया है ना, दक्षिण भारत में कौन कौन सी वस्तुएं किस प्रकार बनाई गई है ना, कौन कौन सी मंदिरों का निर्माण हुआ, मस्जिदों का निर्माण हुआ, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसका जो पहला पॉइंट है, दक्षिण भारत में सुंदर, दक्षिण भारत के जो मंदिर थे वो कैसे थे, सुंदर और आकर्षणमय थे। जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कौन था पहला मंदिर, पुरी का जगन्नाथ, ये था उड़ीसा में, कहाँ पर है, उड़ीसा में। ठीक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। और उड़ीसा में भी है एक कोणार्क मंदिर, कौन सा, कोणार्क। कोणार्क क्या कहलाता है, कोणार्क में किस देवता का मंदिर है, किस देवता की पूजा होती है, तो सूर्य देवता की, है ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, तीनों एक ही है, उड़ीसा ही राज्य में है भुवनेश्वर ना। तो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर बन जाएगा तीनों। ठीक है, तो पहला यही हो जाएगा क्वेश्चन, क्या दक्षिण भारत में मंदिरों, जो मंदिरों का निर्माण होता था वह सुंदर और आकर्षणमय होता था। इसमें प्रमुख मंदिर पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है। ठीक है, दूसरा दक्षिण भारत में आपको पढ़ा होगा खजुराहो पढ़ा होगा ना, खजुराहो का मंदिर देखा है। खजुराहो में कंदरिया देव का मंदिर है, कंदरिया महादेव बोलते हैं ना, भगवान शिव का मंदिर है, कंदरिया देव का मंदिर। तो खजुराहो के बारे में आपको बताना है ना दूसरा। ठीक है, तो ये कहाँ की शैली है, कहाँ की वास्तुकला है, दक्षिण भारत की
वास्तुकला है। तो मध्य प्रदेश में चंदेलों द्वारा बनवाए गए, ये खजुराहो का मंदिर जो किसके द्वारा बनवाया गया था, चंदेल राजाओं के द्वारा, है ना। तो मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो का जो मंदिर, खजुराहो ना, खजुराहो का जो मंदिर है वो भी एक उत्कृष्ट कला का उदाहरण है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के जो लोग थे उनकी वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण जो है वह मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया कौन सा मंदिर है, खजुराहो का मंदिर। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है, राजस्थान के आबू पर्वत पर बनवाया गया दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में जो जैनों का जो पवित्र स्थान है वह दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रमुख है। ठीक है, मतलब जैनों का एक बोलते हैं प्रमुख मंदिर, ठीक है, या प्रमुख दार्शनिक स्थल या पर्यटक स्थल। ठीक है, क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये कहाँ पर है, राजस्थान के आबू पर्वत, है ना, राजस्थान की आबू पर्वत पर कौन सा, जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थान या जैनों का प्रमुख मंदिर कौन सा है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। 3 पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला, दक्षिण भारत की वास्तुकला का उदाहरण हमें, ठीक है, दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं या स्मारक हमको मिलता है, ये मंदिर जो है अत्यधिक सुंदर और आकर्षणीय होते थे, जिसमें पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर प्रमुख थे। दूसरा, ठीक है, दक्षिण भारत की कला में, ठीक है, मध्य प्रदेश में चंदेल राजा द्वारा बनाया गया क्या है, खजुराहो का मंदिर भी प्रमुख या उत्कृष्ट उदाहरण है। तीसरा क्या था, राजस्थान में आबू पर्वत पर स्थित जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह भी दक्षिण भारत की एक कला का प्रमुख या उत्कृष्ट उदाहरण जाएगा। तो ये टॉपिक जो है हमने आज क्लियर कर लिया। इस प्रकार हमने आज 2 टॉपिक पढ़े हैं, मोहम्मद गौरी के बारे में और दक्षिण भारत की कलाओं या दक्षिण भारत की वास्तुकला और शिल्पकला के बारे में। आप दोनों पॉइंट हैं जो क्वेश्चन आपको बताएं उनके अच्छे से नोट्स बनाना। आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ हम छोटे छोटे रूप में आपको भेज देंगे, आप उनसे को देखकर आप अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट अध्याय जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।